हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी के अंतर्गत ये हमारा जो चौथा सेट होने वाला है 2022 का। भैया हम लोग 2022 के जो पेपर हैं उनको हल कर रहे हैं, लगातार हल करते हुए आ रहे हैं और इसके अंतर्गत ये आपका चौथा सेट होने वाला है। 302 डीएस का जो ये कोड है ये आपका सेट नंबर 4 है और 3 पेपर हम लोग हल करा चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है, उसको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको इस नंबर पर मिल जाएगी 6393666619 पर। अगर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो आपको ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। 99 रुपए इसकी फीस रहेगी। तो ज्यादा देर न लगाते हुए हम लोग पूरा पेपर अच्छी तरीके से एक बार डिस्कशन करेंगे कि पेपर में आखिर है क्या क्या। और यहाँ पर देखो 1 नंबर के और जो 2 नंबर के सवाल होते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वही सवाल जो होते हैं वो आपके स्कोरिंग के काम करते हैं। ठीक है, 95 प्लस का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं और उस 95 प्लस के टारगेट को, लक्ष्य को भेदने के लिए, बुल्स आई में तीर जाके लगे, उसके लिए 1 नंबर के और 2 नंबर के सवालों को आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। हमने हर तरीके से उस पर वर्क किया है, चाहे बहुविकल्पी सवाल हो और चाहे ग्रामर में संधि, रस, छंद, अलंकार हो, मुहावरे हो, हर चीज पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा वर्क किया है। वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं तो आपको उनको देखना ही देखना है। और अगर हम निर्देश की बात कर लें तो निर्देश आपके वही हमेशा रहने वाले हैं, जो हमेशा का खाना पानी है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। इस पेपर में 2 सेक्शन है, खंड का और खंड खा करके, और सभी प्रश्न हमारे अनिवार्य हैं जो आपको करने हैं। ठीक है ना। खंड का की अगर हम बात कर ले तो वहां 7 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक 7 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। और खंड खा जो आपका दूसरा सेक्शन है उसके अंतर्गत भी 7 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक रहते हैं। ठीक है ना। तो 50 नंबर का आपका खंड का होता है, 50 नंबर का खंड खा होता है। दोनों में 7-7 क्वेश्चन होते हैं। और आपको पता है कि जो शुरुआत के 10 क्वेश्चन होते हैं वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सही तो सही और गलत तो गलत वाला मामला होता है। 1-1 नंबर के सवाल होते हैं, 10 सवाल होते हैं। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 5 सवाल दिए रहेंगे, दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत 5 सवाल दिए रहेंगे। एक अजान एक सुजान के जो लेखक हैं वो कौन है भैया? बालकृष्ण भट्ट है। कौन है भैया? बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के जो लेखक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। यहाँ आप देख पा रहे हैं। राष्ट्र का स्वरूप बहुत ही सिंपल, अरे आपका तो पाठ है, ये आपका पाठ है। राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, एकदम बिल्कुल सिंपल साधारण। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ध्रुव यात्रा कहानी के, ये सब आपके जो कोर्स से रिलेटेड दिया हुआ है। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? जैनेन्द्र कुमार। ये आपका पाठ है। ठीक है ना। कहानी के अंतर्गत ध्रुव यात्रा, बहादुर, पंचलाइट, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं, किस तरीके के ये निबंध लिखते हैं? तो ये ललित निबंध इन्होंने बहुत लिखे हैं। ललित निबंध की इनकी विशेषता है। तो किस तरीके के निबंधकार हैं ये? ललित निबंधों की। मतलब अगर ये वाला सेट जिसको भी मिला होगा उसको बल्ले बल्ले हो गई होगी, क्योंकि इतने सरल सवाल इसमें दिए हैं। भाषा और आधुनिकता, आहा, क्या मतलब आपके पाठ से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं इस सेट में। तो कभी कभी ये हो जाता है, एक किस्मत वाली भी बात हो जाती है कि अगर जिसको भी पिछले साल ये सेट नंबर 4 मिला होगा उसकी तो बाहें खिल गई होंगी, क्योंकि इतने सरल चीजें हैं। भाषा और आधुनिकता आप ही का जो पाठ है वहां से है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसका आंसर हो जाएगा, सबको पता है। तो यहाँ देखेंगे भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं, तो कौन है? तो ये हैं गारसा दा तासी। तो यहां आप देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान गारसा दा तासी हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे के खा के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना जाता है? तो ये हैं भाई हमारे सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी किस में आएंगे? सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी को सूफी काव्य धारा का कवि माना जाता है। फिर आगे है हमारे पास कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। भैया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और किस काल को क्या नाम दिया है? रीति काल को श्रृंगार काल किस तरीके से नाम दिया? इस पर हम लोगों ने बहुत चर्चा की है। आपको देखो जो गोले के ज्ञान के जो सर हैं उन्होंने बहुत कुछ पढ़ाया है और बहुत कुछ डीपली आपको बताई गई हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से उन क्लासेस को ज्वाइन किया है तो आप देखो, जिन्होंने ज्वाइन किया वो अच्छी तरीके से जानते हैं हम लोगों ने कितनी मेहनत की है। खासकर हिंदी साहित्य पर हम लोगों ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। तो इसी बात पर आप लोग को लाइक कर देना चाहिए और पीडीएफ के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही साधारण है, सरल है। कह रहा है लहर के रचनाकार कौन है?
तो बहुत ही आसान है। जयशंकर प्रसाद, देखिए ये पेपर वास्तव में मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा सिंपल ये वाला पेपर आपका आया है, ठीक है ना। तो लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। हिरोशिमा कविता के रचनाकार, आप देखो हिरोशिमा पार्ट भी आपके जो बुक्स है उससे रिलेटेड है। हिरोशिमा आपको जो बुक में दिया है वहाँ पर दिया है, और बहुत ही आसान है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। हिरोशिमा कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। तो अधिकतर क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ दिए गए हैं जो आपके सीधे सीधे जो किताब है आपकी हिंदी की कक्षा 12 हिंदी की यूपी बोर्ड की किताब है उससे ही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और कुछ सरल क्वेश्चन पूछ दी जाए, हाँ ये मामला रहता है, देखो थोड़ा बहुत तो ये रहता है कि अगर कहीं पेपर सरल आ गया कहीं कठिन आ गया तो मामला ये रहता है, ठीक है। तो अच्छी बात है अगर पेपर सरल मिल जाएगा, उम्मीद यही रखिए, बाकी का आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसमें 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 10 नंबर ला के देगा, ठीक है। और भैया देखो ये जो पाठ है राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, यहाँ से आपको हर हाल में पूछा ही पूछा जाना है। तो राष्ट्र का स्वरूप जो है वो आप बढ़िया तरीके से तैयार करके जाइएगा। ये कहाँ से लिया गया है, निश्चित ही आपका राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया, और उसमें आपको देखना पड़ेगा कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे राष्ट्रीय उतार चढ़ाव आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। राष्ट्र निवासी है ना, इससे आपको एकदम पक्का क्लियर हो जाएगा कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। तो बस इतना आपको देखना, कहीं राष्ट्र वगैरह अगर मिल जाएगा तो वो राष्ट्र के स्वरूप से होगा। बाकी का 1-2 बार अगर 2 बार अगर आप पढ़ लेंगे, और आपको पढ़ कैसे लेना है, राष्ट्र का स्वरूप जो है वो वीडियो आपको मिल जाएगा एक्सपी क्लासेस पर, बस आपको टाइप करना है राष्ट्र का स्वरूप एक्सपी क्लासेस, और उसकी क्या करना है उसको 2x स्पीड करके या 1.5 स्पीड करके सुन लेना। 2 बार अगर आप सुन लोगे ना तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बाकी का ज़्यादा है तो आप अपनी किताब से 2 बार पढ़ लीजिएगा, फिर जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। और जो गद्यांश होगा उससे रिलेटेड आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। अंत में आपको पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम कहेगा। तो ये आपका इस तरीके से प्रारूप रहता है। जन का प्रवाह से तात्पर्य मानव सभ्यता के अस्तित्व से है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अचर अमर है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपके क्वेश्चन कहाँ से मिल जाते हैं, उसी गद्यांश से मिल जाते हैं। अगर आपने गद्यांश अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, तो वही सब आपका मामला वहीं बैठ जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन वहीं से आपको मिल जाते हैं। रेखांकित अक्ष की व्याख्या कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वो वीडियो डले ना उनको स्पीड बढ़ा के 1.5 करके या 2x करके सुन लेना। तो उससे क्या होगा, एक तो आपको वो वीडियो समझ में आ जाएगा, दूसरा आपको उसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। तो ये मामले हो जाएंगे आपके, वहां से बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अथवा ऑप्शन तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, ऑप्शन तो जिंदगी में भी रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दे दिया है। अब या तो ऊपर वाला कर लेना या नीचे वाला, कोई एक करना है। दोनों में 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको ये चेक कर लेना भैया कि ये कहाँ से लिया गया, ठीक है ना। ये किस जो है पाठ से लिया गया। तो देखो ये लिखा अशोक, तो कहाँ से लिया गया, अशोक के फूल से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। और आपको ये गद्यांश बढ़िया तरीके से समझ लेना है, देख लेना, और इस पर आधारित ये 5 क्वेश्चन रहेंगे। लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कह रहा है, मनोवृत्ति और धावन शब्दों का आशय लिखिए, अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक उसके लेखक का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको और सजेशन दूंगा, जैसे ये शब्दों का अर्थ लिखने के लिए आता है ना, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास किताब है तो किताब जो पाठ होता है उसके पाठ के पीछे शब्द अर्थ लिखे होते हैं, तो 2 या 3 बार उन शब्द अर्थ को पढ़ लेना, ठीक है ना। जैसे इंपोर्टेंट जो आपके चैप्टर है, एक तो राष्ट्र का स्वरूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाषा और आधुनिकता ये वाला है, और अशोक के फूल, ये 3 कर लेना मात्र, ठीक है ना। राष्ट्र का स्वरूप, भाषा आधुनिकता और अशोक के फूल, ये 3 अगर आप करके ले जाते हैं, और इनकी जो पीछे शब्द मीनिंग दी होंगी, अर्थ वगैरह दिया होगा, ठीक है ना, मीनिंग वगैरह, उनको पढ़ लेना। तो उससे क्या होगा, ये शब्द होते हैं मनोवृत्ति, धावन, अब ये शब्द आपको डायरेक्ट पूछे गए हैं, इसका आपके गद्यांश से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। गद्यांश से रिलेटेड जरूर है, लेकिन गद्यांश से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई मनोवृत्ति का अर्थ क्या होता है, धावन का अर्थ क्या होता है। तो उसके लिए मैंने तरीका बता दिया कि आप इनके लिए क्या करना कि जैसे राष्ट्र का स्वरूप है और भाषा आधुनिकता है और अशोक के फूल हैं, ये पाठ के पीछे आपको शब्द मीनिंग मिल जाएंगी, ठीक ना, उनको आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से। और इसमें आप ये देख पाएंगे कि ये जो है वो उनके उत्तर दे दिए गए हैं। तो ये आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, मनोवृत्ति क्या है, मानसिक शक्ति या स्थिति, और धावन का मतलब क्या होगा, दौड़ लगाना। अब देखो एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया तो वो दिमाग में पता चल जाएगा, मामला वो बैठ जाएगा। तो और हिंदी है, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ तो है नहीं है कि आपको दिक्कत हो, तो आप आसानी से सारी चीज़ें कवर कर पाओगे। और ये चौथा क्वेश्चन हो गया। और ये जो 5वां रहेगा, ये आपसे कहेगा कि शीर्षक क्या है, तो भाई अशोक के फूल है, और जो लेखक है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका जो है वो 10 नंबर का रहेगा, पद्यांश रहेंगे, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 3 जो था गद्यांश था, क्वेश्चन नंबर 4 आपका पद्यांश है, ये भी 10 नंबर का रहेगा। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन रहेंगे और सबसे पहले हमको पहचान लेना है ये कहाँ से लिया है। तो केकई का अनुताप से लिया गया है, मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक हैं, कवि हैं, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त इसके कवि हैं, केकई का अनुताप से लिया गया है। और ये जो पद्यांश दिया है इसको आपको बढ़िया तरीके से एक तो पढ़ लेना, पढ़ने के पश्चात आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखना है। तो केकई का अनुताप ये जो है पाठ हो गया और जो कवि हैं वो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हो गए, ठीक है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आपसे कहेगा, तो रेखांकित जो अंश है उसकी आप व्याख्या कर देंगे किस तरीके से क्या हो रहा है। और रेखांकित अंश की व्याख्या के साथ साथ आपको वो जो पूरा पद्यांश दिया होगा ना, जो पूरा आपको पैराग्राफ दिया है वो आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, तब आप रेखांकित अंश की भी व्याख्या पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा। फिर दुर्बलता का चिन्ह क्या है, तो दुर्बलता का चिन्ह शपथ है। इसे कौन किससे कह रहा है, इसे केकई ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए सभा के समक्ष श्री राम से कहा। केकई ने कहा भाई जो दुर्बलता का चिन्ह है वो शपथ है। आप जानते हैं कि केकई ने क्यों वो दुर्बलता का कहा, क्योंकि वो शपथ ले लेती हैं और इस तरीके से, और उन्होंने केकई ने अपनी भूल स्वीकार की सभा के समक्ष श्री राम जी से। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, यह कथन किसका किसके प्रति है। तो यह कथन केकई का सभा के समक्ष श्री राम के प्रति है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है वो सभी मिलेंगे अगर आप उस पद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। और नीरव सभा की क्या स्थिति, तो नीरव सभा की मौन स्थिति, ठीक है। अब देखो मेन मामला यही है, केकई का अनुताप है। अब इसको आपको पाठ को अच्छी तरीके से वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ लेना है। केकई का अनुताप डालेंगे, एक्सपी क्लासेस आगे लगाएंगे और वीडियो मारेंगे बेहतरीन। उसमें करीब 5 लाख या 6 लाख के आसपास व्यूज गए। अच्छा शानदार है, देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अथवा करके तो रहेगा ही रहेगा। अब आपको ये देख लेना भाई ये कहाँ से कह रहा है। तो ये आपका अगर मैं बात करूँ तो ये श्रद्धा मनु का है, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है ना। और इसमें भी आपके पास जो है 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिख के बताना है। तो श्रद्धा मनु इसका जो शीर्षक है और जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जरूरी कि आपको लगभग इसका पूरा अर्थ आता हो, है ना, एक आइडिया मिल रहा हो, एक आइडिया मिल रहा हो कि इसका मतलब क्या हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश श्रद्धा मनु शीर्षक से अवतरित है। इसके जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। फिर आपसे रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। नवल तथा गात शब्दों के अर्थ लिखिए। तो नवल का मतलब हो जाएगा नवीन और नूतन, और गात का मतलब होता है तन, कलेवर या काया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाता है। फिर आगे यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ तुम किसके लिए प्रयुक्त हो और वह किसको क्या समझे बैठा है। यहाँ तुम जो है वो मनु के लिए प्रयुक्त हो रहा है और वह दुख को साफ समझ के बैठा है। यह किसका कैसा वरदान है, यह ईश्वर का वरदान है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। और ये सब कहाँ से मिलेगा, ये आपको उस सेक्शन में जो आपको पैरा दिया है, जो आपको पद्यांश दिया, वहां से मिलेगा। और एक बार मैं बता दूं आपको, यहाँ से नंबर नहीं कटते भैया। एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, गद्यांश में आप जो भी लिखेंगे, पद्यांश में आप जो भी लिखेंगे, नंबर नहीं कटते अगर आपने गलत नहीं किया हो। पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि 2-2 नंबर के मामले रहते हैं। 2-2 नंबर में कभी आपको कोई भी चीज में गलत, अगर आपने सही किया है तो सही के आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं कि गद्यांश और पद्यांश में नंबर कट सकते थे। पहले होता था, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो गद्यांश और पद्यांश आता था उसमें आपको अर्थ लिखना होता था। अब यहाँ सवाल पूछ रहा, तो सवाल पूछ रहा है इसलिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको सीधे सीधे नंबर मिलेंगे। 2 नंबर का सवाल रहता है और 2 नंबर सीधे सीधे लाके दे सकते हैं। तो गद्यांश पद्यांश में नंबर नहीं कटते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। ध्यान रखिए, जीवन परिचय नहीं लिखना है। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है कि आपको साहित्यिक परिचय में क्या क्या लिख के दिखाना है। और 80 शब्द की सीमा है। और मैंने ये भी बताया कि 80 शब्द जो हैं वो आपके 10 से 12 लाइन में आ जाएंगे और उसको आपको एक पेज में फिनिश करके दिखा देना, क्योंकि कॉपी बड़ी आती है। आपकी जो नॉर्मल कॉपियां होती है ना, उससे बहुत बड़ी कॉपी आएगी। जब आप कॉपी देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर हाँ, कॉपी बहुत ज़्यादा बड़ी आती है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो हमारे पास ये 3 दे रहे हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो आपको याद हो उसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का यहाँ पर आप जो प्रारूप है वो देख पाएंगे, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ये दिया गया है और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि एक पेज में आ जाए, चाहे आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा शब्द और बहुत ज़्यादा लाइनें देख भी ना हो, फिर भी आप यही कोशिश करना कि मेरा मामला एक पेज में निपट जाए। मैं फिर से आपको यही सलाह दूंगा।
और इनकी जो रचनाएं हैं वो आप देख पाएंगे। ठीक है, तो रचनाएं कुछ इस तरीके से आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, हमारे प्रिय राष्ट्रपति की जो रचनाएं हैं वो आप देख पाएंगे, भाषा शैली आप देख पाएंगे। ठीक है ना। और इसके बाद आ जाता है कवि का साहित्यिक परिचय। तो वही है कि साहित्यिक परिचय ही आपको लिखना है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, और जो 5 नंबर का रहेगा मामला आपका एक पेज में निपटना चाहिए। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जो आपको याद है वो करके आ जाइएगा। और यहाँ पर आप जयशंकर प्रसाद देख पाएंगे और ये महादेवी वर्मा का जो है वो प्रारूप यहाँ पर दे दिया गया, किस तरीके से ये महादेवी वर्मा का जो साहित्यिक परिचय है वो आप देख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको 10 नंबर ला के देगा, 5 नंबर आपको लेखक के साहित्यिक परिचय में और 5 नंबर कवि के साहित्यिक परिचय में। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहानी पर रहेगा और क्वेश्चन नंबर 7 खंडकाव्य पर रहेगा। बहादुर, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा इन्हीं से रिलेटेड रहते हैं चीजें। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है ना। देखो, एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया, इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, बहादुर करिए अथवा पंचलाइट का कहानी का उद्देश्य आपको बताना है। ठीक है ना, ये रहता। इसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा, वो भी अथवा करके। ठीक है ना, वो भी अथवा करके, और वहां पर भी 2 ऑप्शन रहेंगे। तो कुल मिलाकर 4 ऑप्शन, जिसमें आपको एक चीज करके दिखाना है। 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। 80 शब्द की यहाँ पर भी समय सीमा होती है, तो आपको उस सीमा के अंतर्गत एक पेज को भर देना। अच्छी तरीके से साफ सुथरा लिखिएगा, बढ़िया तरीके से लिखिएगा। बहादुर कहानी का ये आप उद्देश्य देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रारूप में, और पंचलाइट कहानी का जो उद्देश्य है वो भी यहाँ पर आप प्रारूप के तौर पे देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर आपको जो है वो अथवा करके एक और क्वेश्चन कह देगा, और ये आपसे कह रहा है कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश आप बता दीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि 4 ऑप्शन रहते हैं, आप 4 में से कोई एक कर दीजिए। 80 शब्दों की सीमा के अंतर्गत, 80 शब्द की सीमा लगभग एक पेज, और उसके अंतर्गत आप कर देंगे। और यहाँ पर आपको 5 नंबर बढ़िया साफ सुथरा लिखिएगा। तो कहानी के तत्वों के आधार पर ध्रुव यात्रा का सारांश आपको ये दिया, ध्रुव यात्रा का जो सारांश है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से ये प्रारूप है। अथवा पंचलाइट कहानी का जो सारांश है वो आप देख पाएंगे, और ये पूरा पंचलाइट का जो प्रारूप है वो इस प्रकार से रहेगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं भैया मेरे प्यारो, क्वेश्चन नंबर 7 खंडकाव्य है, 80 शब्द की सीमा रहेगी, 5 नंबर आपको मिलना है। और इंपॉर्टेंट बात, आपके जिले में जो खंडकाव्य है उसको आपको पता करके रखना है कि मेरे जिले में कौन सा है, नहीं तो कमेंट्स कर देना, वहां पर रिप्लाई आपको मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग खंडकाव्य अलग अलग जिले में होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। श्रवण कुमार, रश्मिरति, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत या त्यागपति, आलोक व्रत, और यहाँ पर त्यागपति खंडकाव्य का जो है वो प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है। 5 नंबर का मामला रहेगा, एक पेज में निपटाना है, 80 शब्द की सीमा है। त्यागपति खंडकाव्य की कथा वस्तु ये आप प्रारूप के तौर पर इस तरीके से आप देख पाएंगे। ये आपको दे दिया है त्यागपति के अंतर्गत प्रथम सर्ग। ठीक है, प्रथम सर्ग। अच्छा, जहाँ पर जो जरूरत हो उस हिसाब से लिख देना। दूसरा सर्ग बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर 1.5 पेज में भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सर्ग आपके ज़्यादा रहेंगे तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं अरे बाबा सर ने तो कहा था 1 पेज का करना है, तो समझ लो ना। ठीक है ना, आप मैच्योर हो, आप इंटर में पेपर दे रहे हो, समझदार हो, तो आप थोड़ा बहुत मैनेज कर पाओगे। तो बस इतना ध्यान रखना। दूसरा सर्ग दिया है और ये तृतीय सर्ग दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से सर्ग के रूप में बटे हुए हैं त्यागपति, और ये चतुर्थ सर्ग हो गया हमारे पास, और ये पंचम सर्ग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहता है, और ये त्यागपति के लिए यहाँ पर ये समाप्त हो जाएगा। अथवा करके आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि आप या तो ये कर दो, या फिर ये कह रहा है आपके त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण कर दीजिए। तो आपके जिले में जो हो उसको बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना, क्योंकि यहाँ पर आप नंबर छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 कहानी में और क्वेश्चन नंबर 7 खंडकाव्य में बिल्कुल भी नंबर नहीं छोड़ सकते हो, आपको करके आना है, बढ़िया अच्छे नंबर आएंगे आपके। और ये आप राजश्री का जो चरित्र चित्रण है वो आप देख सकते हैं कि माता पिता की लाडली, आदर्श नारी, ठीक है ना, और देश भक्त व जनसेविका, त्यागमयी नारी, तो इस प्रकार से दे दिया। सुशिक्षिता नारी, और जो राजश्री का जो चरित्र चित्रण है वो यहाँ पर इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं वही बात कहूंगा कि जो भी खंड काव्य है जिस जिले में, वो आप ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से जो आपका पहला सेक्शन खंड का है वो आपका यहीं पर फिनिश हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना, इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे 7 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, और 50 नंबर का मामला ये आपका बैठ जाता है बढ़िया तरीके से। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 2 में। ठीक है, हमारा जो खंड का है भैया सेक्शन नंबर 2, वो शुरुआत करेंगे हम लोग संस्कृत दिग्दर्शिका से। अब संस्कृत दिग्दर्शिका में
बहुत ही आसान ये चीज़ है कि भैया आपसे बहुत कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर है ना बहुत कुछ चीज़ें हैं, बस आपको सिंपली जो पाठ है उसका अर्थ आपको करने के लिए रहेगा। गद्य का जो है वो अर्थ करना है, वहाँ पर आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं, और श्लोक रहेगा उसके लिए आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो संस्कृत दिग्दर्शिका पर रहेगा और 14 नंबर देके आपको जाएगा। और यहाँ पर पूरा फिक्स है, यहाँ पर भी नंबर कटने के पूरे आपके, मतलब ऐसा नहीं कि नंबर यहाँ पर कट सकते हैं। अगर आपने अच्छा साफ सुथरा और सही स्पष्ट लिखा है तो नंबर आपको पूरे में पूरे मिलते हैं भैया। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि जो गद्यांश है हमारा ये किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, तो ये गद्यांश जो है वो संस्कृत भाषाया महत्तम से लिया गया है। पाठ पढ़ाया गया है संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संस्कृत भाषा महत्तम, ये पाठ आपको मिल जाएगा, बस सर्च करने की देर है, आप कर लीजिएगा। और इसका जो आपका संदर्भ प्रसंग और ये अनुवाद है ये आप यहाँ पर प्रारूप के तौर पर देख पा रहे हैं इस तरीके से। अथवा करके ये आपको दे दिया है एक गद्यांश, और ऑप्शन तो रहेंगे ही रहेंगे, क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन भर भर के रहते हैं, जो बनता है वो कर लीजिएगा। और मेरे हिसाब से संस्कृत भाषाया महत्तम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो करके जाना ही जाना, ठीक है ना। संस्कृत भाषाया महत्तम इसको तो करके जाना ही जाता है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ की अगर मैं बात कर लूं तो ये आपका ये लिया है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से, और आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ के अंतर्गत ये वाला है, और इसको आप बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, संदर्भ है और ये हमारे पास अनुवाद है। इसके बाद मामला आ जाता है भैया हमारे पास श्लोक का, ठीक है। तो श्लोक रहेंगे, श्लोक बोलिए, श्लोक बोलते हैं, श्लोक, ठीक है ना। श्लोक रहेंगे और इसमें आपको एक करने के लिए रहेगा, ऑप्शन में रहेंगे 7 नंबर यहाँ से भी बनते हैं। और सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि किस पाठ से लिया गया है। तो ये श्लोक आपका सुभाषित रत्नानी से लिया गया है और इसको आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ के गए हैं तो श्लोक के लिए आपके बढ़िया जो है वो 7 नंबर बन जाते हैं पुख्ता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो संदर्भ में है वहां पर आप बता रहे हैं कि संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत ये आपका सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से अवतरित है, और इसका ये आप अनुवाद देख रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास अथवा करके एक और श्लोक दिया रहेगा, इसको आपको देख लेना है, जो कि बहुत ही ज्यादा आपका फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, विद्यार्थियों के ऊपर ये श्लोक है। सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। सुखार्थिने कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनी सुखदम, ठीक है, सुखम, और सुखार्दी व तयजेत विद्या विद्यार्थी या तयजेत सुखम, इस तरीके से। तो ये विद्यार्थियों के ऊपर है बहुत ही शानदार तरीके से। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कहाँ से, सुभाषित रत्नानी से। अब दोनों ही जो है वो सुभाषित रत्नानी से लिए गए। देखो सुभाषित रत्नानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सुभाषित रत्नानी अच्छी तरीके से करना है। संस्कृत भाषाया महत्तम अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप विद्यार्थियों के लिए ऊपर है। सुख चाहने वाले को सुखार्थी को विद्या कहाँ, तथा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। आपको सुख का, आपको जो आराम है ना, उस आलस का त्याग करना ही करना होगा भैया, तभी आप कुछ आगे बेहतर कर पाओगे। इस बात को समझ लो, सीखते रहना है, पढ़ते रहना है, और आराम को छोड़ना है, आराम तो छोड़ना ही छोड़ना होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 मुहावरे लोकोक्तियां हैं, पढ़ाए गए हैं, बस आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके लिए आप करना मुहावरे और एक्सपी क्लासेस वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपको एक करना है भैया, एक करना है। 2 नंबर आपके पूरे फिक्स हैं, 4 आते हैं, बताइए 4 में एक करना है, कोई तो बन ही जाएगा यार, 4 में एक तो बन ही जाएगा। आपने पढ़ा होगा, अपना उल्लू सीधा करना सबको पता होना, घी के दिए जलाना, कितने घी के हम दिए जलाते हैं, ठीक है ना। एक पंथ 2 काज, एक अनार 100 बीमार। ये अगर मैं बात कर लूं इस पेपर की, इस इंटायर पेपर की, तो ये पेपर ही बहुत ज्यादा सरल है। और यहाँ आप देख पाएंगे अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थी होना, बिल्कुल अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थी होना। अपना उल्लू सीधा करने के बाद राजेश सोमेश को घर में अकेला छोड़ चलते बने, ठीक है ना। घी के दिए जलाना, अत्यंत प्रसन्न होना। तृप्ति की नौकरी लगने के बाद उसके घर में घी के दिए जलने लगे। फिर एक पंथ 2 काज, एक उपाय से 2 कार्य होना। विजयराज हिंदी विषय से एमए कर ही रहा था, साथ ही हिंदी साहित्य सम्मेलन से साहित्य रत्न का फॉर्म भर दिया, उसके तो एक पंथ 2 काज हो गए। और ये बढ़िया सा है, एक अनार 100 बीमार, वह वस्तु जिसकी इच्छा सभी को हो पर उपलब्धता कम हो, ठीक है ना। जो चाहते सब हैं लेकिन है सिर्फ एक, या उपलब्धता बहुत कम है। तो आजकल नौकरी कम होती है, या फिर आप यहाँ पर सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं कि सरकारी नौकरी की चाह बहुत है लेकिन होती कम है, ठीक है ना। तो आजकल नौकरी कम होती है और उसको पाने वाले अनेक। यह तो वही बात हो गई कि एक अनार और 100 बीमार, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आप नौकरी की जगह सरकारी नौकरी कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको उसमें टास्क में ये आप बता पाएंगे। तो इस प्रकार से भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 9 जो है मुहावरे लोकोक्तियों पर आधारित है, 2 नंबर लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको 5 नंबर देके जाएगा, 3 संधि के 3 विभक्ति के, और बहुत ही आसान रहता है। संधि पढ़ाई है, संधि XP क्लासेस डालना, वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिया अत्याचार का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो अति प्लस आचारः। और बिल्कुल इस बात में मत घबराना कि ये सर संस्कृत की है, क्योंकि संस्कृत की और हिंदी की कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो सीधा सीधा आप कर सकते हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और महेंद्र का सही संधि विच्छेद तो महा प्लस इंद्र हो जाएगा, और नायक का सही संधि विच्छेद आपको न प्लस अकहा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं, संधि विच्छेद में 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों के तीनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लेकिन ये MCQ है ना, बहुविकल्पीय टाइप का है। तो यहाँ पर आपका रहेगा टेक्निकल, आपको चीज़ें तैयार हैं कि नहीं, मामला टेक्निकल ही वाला है यहाँ पर संधि के लिए। तो संधि में अभी टाइम है, अगर आपने तैयार नहीं की है संधि तो पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि संधि इंपॉर्टेंट हुई है। 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 नंबर पूरे अगर आप सही करके आते हो तो पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, तो विभक्ति और वचन है। तो विभक्ति और वचन पर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। पढ़ाया है, जाके बस सर्च करना विभक्ति, XP क्लासेस वीडियो शानदार वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन, तो ये आप देखेंगे तृतीय विभक्ति और एक वचन है। फिर आपसे पूछ रहा है कि नामने शब्द में विभक्ति और वचन क्या है, तो भाई नामने शब्द में चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है, ठीक है। नामने शब्द में चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, वो 3 संधि के लिए आएगा और 2 विभक्ति, तो 5 नंबर यहाँ से हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 8 अंकों का होता है, 8 नंबर का होता है क्वेश्चन नंबर 11, और 2-2 करके 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं। और पहले क्वेश्चन के आपको करना है कि शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके आपको बताना है। तो आप देख पाएंगे कि अभय और उभय के लिए अभय, भयहीन और उभय का मतलब दोनों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कुल और कूल, कुल और कूल, तो ये होता है हमारे पास वंश और किनारा, ठीक है ना। कुल और कूल का मतलब है वंश और किनारा, ठीक है। तो कुल और कूल वंश और किनारा हो जाएगा। इसके बाद ये आपसे पूछा जाता है एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। एक शब्द के 2 अर्थ, यहाँ से 2 नंबर मिलते हैं आपको, पत्र, तीर और अनंत। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि पत्र का मतलब क्या है, पत्र का मतलब चिट्ठी होता है, पेड़ का पत्ता होता है। एक का ही लिखना है, ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से, सबके नहीं लिखने। सबके लिखने पर आपको नंबर ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो एक का ही लिख के आइएगा अच्छी तरीके से, साफ सुथरा। पत्र का चिट्ठी होता है या पेड़ का पत्ता होता है। तीर होता है किनारा या सर होता है। अनंत का मतलब होता है असीम या फिर विष्णु। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत आपका ये गा नंबर पूछ देगा कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके आपको लिखना है। जिसको ज्ञान कम हो अल्पज्ञ कहलाएगा, ठीक है ना। अल्पज्ञ, कम ज्ञानी, जिसको ज्ञान कम है वो अल्पज्ञ कहलाएगा। और आपको याद होगा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सेट 1 में पूछा गया था। अगर आप वीडियो मेरे देख रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि ये जंगल में स्वयं लगने वाली आग को दवाग्नि कहते हैं, ठीक है ना। जंगल की आग को दवाग्नि कहते हैं, और ये क्वेश्चन सेट 1 में भी पूछा गया था। तो सवाल रिपीट होते हैं। 21 मैं आपको 21 पेपर देने वाला हूँ भैया। 21 पेपर से आपका पूरा मामला फिक्स हो जाएगा अगर आप वो 21 पेपर ले लेते हैं, ठीक है। तो 99 रुपए की फीस है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत चौथा जो क्वेश्चन है वो शब्दों को सही करने के लिए कहेगा, वाक्यों को सही करने के लिए, वाक्यों को शुद्ध करके आपको बताना है। 2 नंबर आपको दिए रहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है ना, ऐसा नहीं होता है, नृत्य कर रही है ना। सूर्य पूरब में निकलता है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ। पुत्री पराया धन होता है, मैं कलम के साथ लिखता हूं, तो ये तो दूसरी बार आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं। सूर्य पूरब से निकलता है, पूरब में नहीं, पूरब से निकलता है। मैं कलम से लिखता हूं। पुत्री पराया धन होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको 8 नंबर देके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भैया रस छंद अलंकार, कितनी बार कहूं, क्या कितनी प्यार से कहूं, कितना डेडिकेशन के साथ आप लोगों को पढ़ाया गया है रस छंद अलंकार, है ना। तो रस छंद अलंकार आपको पढ़ाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत आप ये देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिएगा, जो आपको रस छंद अलंकार दिए रहेंगे, 2-2 नंबर का मामला रहेगा। 6 नंबर यहाँ से पूरे बनते हैं। तो श्रृंगार रस अथवा वीर रस, तो यहाँ पर आपको श्रृंगार रस का मिल जाएगा। श्रृंगार रस के लिए उदाहरण आपके पास ये है और स्पष्टीकरण आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वीर रस। और वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, बहुत ही आसान, कितना आसान। अब बताइए
क्या कितना सरल चाहिए आपको और यार, ठीक है ना। और आपको याद होगा सेट नंबर 2 में भी वीर रस के लिए आया था, वहां पर मैंने आपको सरफरोशी की तमन्ना वाला बताया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मतलब सुन के ही जोश जुनून एकदम बिल्कुल हाई हो जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल जो नसें हैं ना, नस में एकदम बिल्कुल एकदम जोश बिल्कुल बहना चाहिए। तो वीर रस तो वो वाली चीज हो जाती है। तो बढ़िया सा एक बहुत ही आसान ही उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। इसके बाद अलंकार की अगर हम भैया बात कर लें तो यमक अलंकार दिया है, रूपक अलंकार दिया, पढ़ाए गए हैं, 2 नंबर का मामला रहता है। तो यमक अलंकार बहुत ही आसान उदाहरण आप देख रहे हैं, कनक कनकते सौगनी मादकता दिखाए, या खाए बैराए जग व पाए बैराए। तो इस तरीके से ये उदाहरण होता है, बहुत ही आसान। और फिर हमारे पास ये रूपक अलंकार के लिए प्रारूप दिया है। तो रूपक अलंकार के लिए आप बता सकते हैं, नारी कुमुदिनी अवध सर रघुवर विरह दिनेश, अस्त भय विकसित भई निरखी राम राकेश। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूपक अलंकार, जो भी आपको भैया पसंद हो वो आप लिख दीजिएगा, प्यारा सा अच्छा सा। ठीक है, इसके बाद दोहा छंद आ जाते हैं। दोहा छंद पढ़ाए गए हैं, दोहा छंद, सोरठा छंद, छंद के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली हुई है। बस आपको ये करना है कि छंद एक्सपी क्लासेस, ठीक है, शानदार और जबरदस्त वाला वीडियो मिल जाएगा। और मेन मामला होता है उदाहरण का। तो उदाहरण के लिए क्या रखना, देखो पहली बात तो ये आपका बहुत आसान है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। बहुत ही आसान है, सरल है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। या फिर एक काम कीजिएगा, आपको जो सरल सिंपल साधारण लगता हो, जचता हो, उसके लिए क्या करना है, एक पेज लिखना। एक पेज में रस छंद अलंकार के जो दोहे हैं ना उसको लिख लेना, और जाने से पहले, पेपर में जाने से पहले 3-4 बार उसको अच्छे से रट्टा मार लेना, और कोशिश करना कि 2 बार लिख लो। कोशिश ये कर लेना कि 2 बार लिख लो, 4 बार रट्टा मार लो। उससे होगा क्या कि पेपर के टाइम कंफ्यूजन नहीं रहोगी, ठीक है ना। 4 बार रट्टा मार लो, 2 बार लिख जरूर लेना। मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ भैया, लिखने से जितना ज़्यादा फायदा होता है ना, उतना और किसी चीज़ में से नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा अपने मैथ के वीडियो में यही बोलता आया हूँ आपको हमेशा, हर बार, कि भैया नोट्स बनाते चलना, नोट्स बनाते चलना, नोट्स बनाते चलना। आप लोगों ने ये बात मेरी सुनी होगी कि हमेशा कहता हूँ नोट्स बनाते, क्योंकि लिखने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो यही काम कर लीजिएगा, एक पेज में आप ये सारे उदाहरण लिख लीजिएगा जो आपको पसंद हो, और फिर उनको बार बार याद कर लेना, और 2 बार लिख भी लेना, है ना। लिखने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और इसके बाद हम बात कर लें तो सोरठा छंद का उदाहरण आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और ये आपके पास उदाहरण है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 में एप्लीकेशन है भैया, क्वेश्चन नंबर 14 में निबंध है भैया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको देख लेना। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। 13 में एप्लीकेशन लिखने के लिए 6 नंबर की एप्लीकेशन आएगी, और ऑप्शन रहेंगे जहां पर आपको 2 में से कोई एक करना है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखने के लिए कह रहा है। तो आप ये जो पत्र है उसका प्रारूप किस तरीके से रहेगा, देखिए। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर हम लोग क्या एड्रेस डालें, है ना, एड्रेस क्या डालें, किस बारे में बताएं। तो पहली बात तो या तो आप यही एड्रेस डाल दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एग्जाम्पल दे रहे हो। एप्लीकेशन में क्या है, आप एप्लीकेशन का प्रारूप बता रहे हो कि भैया इस तरीके से एप्लीकेशन लिखी जाती है, आप अपनी समस्या लेके नहीं जा रहे हो, ठीक है। दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, ये सिर्फ आप प्रारूप बता रहे हैं कि एप्लीकेशन इस तरह लिखी जाती है। टीचर को, सामने को एग्जामिनर जो होगा वो चेक कर रहा होगा, बस इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, क्या नहीं लिखें, किसका लिखें, इससे मतलब नहीं। स्कूल कोई भी लिख सकते हो जो भी है, और इसके अलावा आप शहर कोई भी लिख सकते हो, कैसा भी, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मोहल्ले की सफाई हेतु यहाँ पर विषय बहुत जरूरी रहता है, विषय आप जरूर डाला करिए। और मान्यवर करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये आप प्रारूप देख पाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना, और दिनांक वगैरह करके इस तरीके से आप बता रहे हैं। और देखो भाई, ऋण प्राप्ति के लिए भैया मेरे, मैं हमेशा यही कहूँगा, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है, ये आपका चौथा पेपर चल रहा है। ऋण प्राप्ति के लिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। आपकी थोड़ी बहुत यही होगा कि अगर किस्मत खराब रही तो ही ऋण प्राप्ति के लिए नहीं आएगा, बाकी का ऋण प्राप्ति के लिए आपको एक बैंक से लोन लेने पर एक आपको तो मिलना ही मिलना है। और देखो, एप्लीकेशन कोई रटने वाली चीज़ नहीं होती, बस प्रारूप ध्यान में रखा कि किस तरीके से लिखा जाता है, और आसानी से आप लिख सकते हो, ठीक है। बस मेन मामला ये होता है। तो ऋण लेने पर एक आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। जो एप्लीकेशन है और उसको आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। विषय आपका क्या होता है, ये आप क्वेश्चनों से मिल जाता है विषय क्या है, ठीक है, और प्रारूप आप ये देख पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भैया ये आपका अंतिम क्वेश्चन आ जाता है, निबंध ऐसे
ठीक है। और 9 नंबर का सवाल रहने वाला है इस पर। और यहाँ पर आप देख पाएंगे अलग अलग क्वेश्चन है। जीवन में परिश्रम का महत्व, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष, अनियंत्रित भ्रष्टाचार और कारण और निवारण, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, मेरा प्रिय कवि। देखो भाई एक बात समझ लो, अगर आपने ऐसे निबंध जो है थोड़े बहुत पढ़े ना होंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी ना होगी, थोड़े बहुत निबंध नहीं पढ़े होंगे ना, तो फिर आप वहाँ पर शब्द ढूंढते रह जाओगे। ये कई बार मामले हो जाते हैं कि आपको वो शब्द मिल ही नहीं रहा, तो और आप अपनी टूटी फूटी भाषा में लिखे आओगे, और फिर वो टूटी फूटी भाषा में जब आप लिख के आओगे तो उसी टूटी फूटी भाषा में आपको नंबर मिल जाएंगे। 9 नंबर का मामला रहता है। देखो हिंदी में आपके नंबर कहाँ कहाँ कट सकते हैं, तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं कि सब ने अगर सब कुछ अच्छी तरीके से लिखा है तो 1 नंबर आपको निबंध में कट सकता है, 1 नंबर कहानी में कट सकता है, और 1 नंबर आपका खंड काव्य में कट सकता है। बस इससे ज़्यादा कहीं पर भी नंबर कटने के कोई चांस नहीं रखते। लेकिन ये तभी हो सकता है जो बिल्कुल एकदम 100% वाली गारंटी के साथ तैयारी करके गया हो, ठीक है ना। फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए जो 1 नंबर के सवाल है, जो 2 नंबर के सवाल है वो गलत हो गए, क्योंकि वो गलत हो गए तो फिर नंबर कटने शुरू हो गए, है ना। नंबर कटने की बात मैं कह सकता हूँ, ये कट सकते हैं वो वाली बात है, क्योंकि कहानी और खंड का 5-5 नंबर का रहता है, बहुत ज़्यादा के नहीं रहते। अगर आपको लिखने का तरीका सही रहा और टीचर आपसे प्रसन्न हो गया अच्छी तरीके से, तो वो आपको 5 में 5 भी दे सकता है। तो मामला 98-99 तक भी आराम से पहुंच सकता है, लेकिन ये रेयर केस होते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका लिखने का तरीका सही है, देखो वही बात, निबंध में क्या करिएगा, कुछ पढ़ के जरूर जाइएगा, कुछ पढ़ के जरूर जाइएगा, या फिर ये जो मैं आपको दे रहा हूँ उसी से पढ़ लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक शब्दकोश होगा, मुझे कैसे लिखना है क्या नहीं लिखना। अब वहाँ सोचते बैठोगे यार पेन रख के कि यार निबंध में लिखूं कैसे लिखूं, अब मेरे पास समय कम है और सर 5 मिनट बचे और मुझे निबंध लिखना है, तो फिर भड़ भड़ करके पेन चलाओगे, कुचू कुचू मुचू कर दोगे और फिर समझ में नहीं आएगा क्या किया, और फिर बाहर आके कहोगे यार पेपर छूट गया। ऐसा नहीं करना, मैनेज करके चलना, टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे आके कहते हैं कि पेपर छूट गया, ये गलती अगर करोगे तो बहुत पछताओगे, ठीक है, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। वर्तमान समाज में नारी की स्थिति के बारे में ये प्रारूप आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। इसको इस तरीके से आप यहाँ पर प्रारूप के तौर पे आपको ये दिख रहा है, निबंध, ठीक है ना। तो कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। क्या बात, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इसी के साथ ये पेपर आपका फिनिश हो जाता है। फिर मैं आपको बता दूं कि हम लोग लगातार पेपर को सॉल्व करते आ रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने 2020 का जो चौथा सेट है, चौथा सेट भैया 4 पेपर हल कर लिए। ये मामूली बात नहीं, 4 पेपर हम लोग हल कर चुके हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको 6393666619 पर आपको मुझे मैसेज करना है, और इस पर आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सअप नंबर पर, और 99 रुपये की फीस रहेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, 99 रुपये की फीस रहेगी, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, और आप उस पीडीएफ की मदद से अपनी पढ़ाई और जो हमारा 95+ का लक्ष्य है उसको आप पा पाएंगे। तो इस तरीके से ये वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसी बात पर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना ये वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।